सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से सीखता रहता है और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व मैंने अपने चैनल में खेल मनोविज्ञान के संदर्भ में एक वीडियो दिया था जिसका कि लिंक यहाँ दिया जा रहा है। इसे आप जाकर देख सकते हैं और इससे संबंधित अपने पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। चलिए आज हम एक नए विषय को लेते हैं जिसका नाम है लर्निंग, सीखना या अधिगम। इसे हम पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम इस टॉपिक में नेचर ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, प्लेट्यू इन लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लर्निंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सीखने का अर्थ। सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के जरिए किसी व्यक्ति के ज्ञान, सोच और व्यवहार में परिवर्तन आता है। आइए इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रही होगी क्रो एंड प्रो की परिभाषा। इन्होंने सीखना अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला बदलाव कहा है। स्किनर के अनुसार सीखना अनुभव के आधार पर नई चीजें समझने और करने की क्षमता है। गेट्स और जेरोट के माध्यम से अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए तरीके से सोचने और काम करने में सक्षम होता है। इस प्रकार अगर हम सीखने के अर्थ को एक सार रूप में समझें तो सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें अनुभवों से आगे बढ़ना सिखाती है। आइए अब हम सीखने के विभिन्न स्वरूप को जानते हैं। सीखना निरंतर चलने वाली, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभवों और अभ्यास से प्रभावित होती है। व्यक्तिगत अंतर। हर व्यक्ति का सीखने का तरीका और गति अलग अलग हो सकती है। उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य या आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सीखता है। वातावरण का प्रभाव। यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इन दोनों ही वातावरण से सीखने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर एक खिलाड़ी रोजाना अभ्यास के दौरान प्राप्त फीडबैक से अपनी तकनीक में सुधार करता है। यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कोच और प्रशिक्षक के माध्यम से वो अपनी तकनीक को और बेहतर बनाता है। वो उनके फीडबैक को लेता है और अपनी तकनीक को बेहतर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, अधिगम के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसकी थ्योरी अलग अलग दी है। आइए सबसे पहले हम पावलोव के सिद्धांत को जानते हैं। इसे पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहा गया है। इवान पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सीखने का सिद्धांत है। इस सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने पाया जब भोजन से पहले घंटी बजाई जाती है तो कुछ समय बाद सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार बनने लगती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन प्रमुख तत्वों का समावेश किया, जिसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन को जो दिया गया वो अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले रखा, फिर अनकंडीशनल उसका रिस्पॉन्स देखा, भोजन देखकर लार आना, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। फिर उन्होंने जब कंडीशनल स्टिमुलस रखा यानी कि जब घंटी को रख दिया तो घंटी की आवाज सुनकर ही उसके स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना होने लगी। फिर उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ, घंटी सुनकर ही उसके लार आना बन गया, यानी कि लार आने लगी। इसका मतलब उसको ये पता था कि मेरे सामने भोजन रखा जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में पावलोव ने अपनी थ्योरी में यह बताया कि बार बार दो उत्तेजनाओं को जोड़ने से नई प्रतिक्रियाएं सीखी जा सकती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षा और व्यवहार में सुधार के लिए किया जाता है। किसी प्राकृतिक उत्तेजना यानी कि भोजन देखने पर लार आना, किसी को तटस्थ उत्तेजना यानी कि घंटी की आवाज के साथ बार बार उसे जोड़ने से सीखना। खेलों में अगर हम इसी विशेष उद्देश्य के लिए इस पावलोव के सिद्धांत को देखें, जैसे कोच सीटी बजाता है तो खिलाड़ी स्वचालित प्रतिक्रिया करने लगता है। उसको पता है कि यह प्रशिक्षक की तरफ से एक संकेत है। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरी है E.L. थॉर्नडाइक द्वारा, जिन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर थ्योरी रखा, जिसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सीखने का एक तरीका है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति किसी काम को उसी अनुपात में सीखता है जिस हिसाब से वह उस काम के प्रति मानसिक रूप से तैयार होता है। इस सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी देखिए। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक E.L. थॉर्नडाइक थे।
थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगशाला में ट्रायल एंड एरर का प्रयोग करने का तरीका दिखाया था और अपने मशहूर प्रयोग में उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर कई पजल बॉक्स में इस उदाहरण को प्रस्तुत किया था। इस प्रयोग का जो उद्देश्य था वो सीखने के नियम ऑफ इफेक्ट का अध्ययन करना था, यानी कि किस तरीके से सीखने पर प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा अगर वह मानसिक रूप से उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। मनचाहा व्यवहार यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर जो होता है को पुरस्कृत करने से वह व्यवहार और मजबूत होता है, जबकि अवांछित व्यवहार को अनदेखा या दंडित करने से वह कमजोर होता है। स्किनर ने 1938 में चूहे पर पहला प्रयोग किया था और उन्होंने एक खास पिंजरा बनाया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। इसमें लीवर दबाने पर भोजन प्लेट पर गिरता था और भूखा चूहा उछलते हुए गलती से लीवर दबाता था और फिर भोजन को प्राप्त करता था और संतुष्ट होता था। बार बार प्रयास करने से चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। इस प्रयोग से स्किनर ने पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट की प्रक्रिया को समझा। नेक्स्ट उन्होंने 1943 में एक और सिद्धांत को इसी को समझाया। इसका प्रयोग उन्होंने कबूतरों पे किया था। इस बॉक्स में एक प्रकाश युक्त चाबी लगाई गई थी जिसे दबाने पर कबूतर को दाना मिलता था। चाबी अलग अलग रंगों में प्रकाश देती थी जिससे कबूतर आकर्षित होता था। भूखे कबूतर ने अनजाने में चोंच दबाकर चाबी दबाई और उसे दाना मिला। बार बार प्रयास करने के बाद कबूतर ने समझ लिया कि चाबी दबाने से भोजन मिलता है। स्किनर ने पाया कि भोजन मिलने से कबूतर की सही प्रतिक्रिया को पुनर्बलन मिला यानी कि रीइंफोर्समेंट मिला और कबूतर ने सीख लिया कि भूख लगने पर चाबी को दबाकर भोजन को प्राप्त किया जा सकता है। खेल प्रशिक्षण में इसका उदाहरण अच्छा है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अगर आप तारीफ देते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो वह दोबारा से वैसे ही प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यह थ्योरी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर नकल करके उसके इमिटेट करके सीखते हैं। इस इमिटेशन के द्वारा नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। खेलों में नए खिलाड़ी अपने सीनियर से या अपने रोल मॉडल खिलाड़ियों को देखकर उनके मूव्स या स्ट्रेटेजीज को सीखते हैं और उनके व्यवहार को भी कभी कभी अपनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ थ्योरीज ऑफ लर्निंग इतने प्रकार की होती हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम, लर्निंग में पठार और लर्निंग का अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए सबसे पहले लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार दिए गए 3 नियम हैं, जिसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। व्यक्ति तभी प्रभावी रूप से सीखता है जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो। उदाहरण के लिए चोटग्रस्त खिलाड़ी पहले से पूरी तरह ठीक होकर मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सही ढंग से प्रशिक्षण को दोबारा ले सकता है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। बार बार अभ्यास करने से सीखी गई बात मजबूत होती है, अभ्यास कमी से सीखना कमजोर हो जाता है। यहाँ पर वही बात साबित होती है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कि अभ्यास करते करते एक मूर्ख भी सुजान या चालाक बन जाता है। उदाहरण के लिए बैडमिंटन के स्मैश शॉट को अगर बार बार दोहराने से खिलाड़ी की स्मैश क्षमता और बेहतर हो जाती है। इसी खिलाड़ी को कहा जाता है कि बार बार अपनी प्रैक्टिस को करते रहें, अभ्यास को रेगुलर रूप से करें, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता और बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि व्यवहार के परिणाम सकारात्मक होते हैं तो व्यवहार दोहराया जाता है, नकारात्मक परिणाम होने पर उसे कम करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण, गोल करने पर कोच से तारीफ मिलने पर खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह आगे भी प्रयास करता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कभी कभी त्रुटि होने पर कोच के द्वारा किया गया व्यवहार खिलाड़ी को नकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है, लेकिन उससे भी वो सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, लर्निंग में पठार, प्लेट्यू इन लर्निंग। ये क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभार आप इसको शॉर्ट नोट में भी देख सकते हैं। इसका अर्थ है सीखने की वह अवस्था जहां प्रारंभिक गति के बाद प्रदर्शन या सीखने की दर रुक सी जाती है, यानी कि कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई देता, ना ही धनात्मक कोई इसमें प्रदर्शन सुधार हो रहा है, ना ही नकारात्मक। तो इसको देख सकते हैं। इसके कारण क्या है? एक ही तरह का अभ्यास लगातार होने से
खिलाड़ी ऊब जाता है, थकान होने लगती है, उसको शारीरिक और मानसिक थकान होती है, गलत तकनीक पर जोर देना या तनाव, इस तरीके से लर्निंग में एक प्लेट्यू की पोजीशन आ जाती है। इसका अगर निवारण करें तो अभ्यास में वेरिएशन लाकर नई तकनीकों को शामिल करके उसको रुचिकर बनाया जा सकता है। पर्याप्त विश्राम और पोषण पर ध्यान देकर कोच या साथियों से रचनात्मक फीडबैक प्राप्त कर इस तरीके से प्लेट्यू की पोजीशन को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, लर्निंग का अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके अर्थ को समझे, किसी कौशल या ज्ञान को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में लागू करने की क्षमता। जैसे कि कोई ट्रेनिंग किसी खिलाड़ी को एक खेल को मजबूत करने के लिए जरूरी है, उसकी वही लर्निंग किसी और खेल, किसी और अभ्यास में सकारात्मक रूप से प्रभाव डाले तो इसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जा सकता है। आइए इसके प्रकार के बारे में बात करें तो सकारात्मक अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर एक खेल की सीखी हुई कौशल दूसरी गतिविधि में यदि मदद करती है, जैसे टेनिस के फोरहैंड का कौशल बैडमिंटन के स्मैश में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह अगर हम निगेटिव ट्रांसफर की बात करें, नकारात्मक अंतरण पूर्व में सीखी गई तकनीक नई गतिविधि में बाधा डालती है, जैसे क्रिकेट के स्ट्रेट बल्ले की आदत बेसबॉल के स्विंग में समस्या पैदा कर सकती है। इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अति महत्वपूर्ण साबित होता है लर्निंग को सीखते समय, किसी भी ट्रेनिंग को पकड़ते समय। नेक्स्ट हम व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जो है पर्सनालिटी। आप जानते हैं कि आपके आसपास पाए जाने वाले कितने भी प्राणी, उनका सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। आइए व्यक्तित्व को और डिटेल से समझते हैं। व्यक्तित्व वह है कि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, गुणों और व्यवहारों के माध्यम से अगर हम देखें तो इन समग्र स्वरूप को जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। यह जन्मजात लक्षणों और वातावरण के प्रभाव से विकसित होता है। अगर हम खेलों में इसका उदाहरण देखें तो एक फुटबॉल खिलाड़ी मैदान पर आक्रामक शैली को अपनाता है, जबकि दूसरा खिलाड़ी शांत या स्वभाव रखता है और दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग दिखता है। आइए इसी के अंदर हम व्यक्तित्व के प्रकारों को पढ़ते हैं। व्यक्तित्व का मतलब किसी व्यक्ति के विचार, भावनाएं, व्यवहार और विशेषताएं जो दूसरों से उसे अलग बनाती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए अलग अलग प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम जुंग के देखते हैं। कार्ल जुंग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व को निम्नलिखित भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी को व्यक्त किया है, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, सोचने समझने में ज्यादा वक्त लगाते हैं और उनको कोई भी डिसीजन अपने आप में लेने में थोड़ा सा समय लगता है। बहिर्मुखी, जो लोग मिलनसार होते हैं, दूसरों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर ज्यादा होती है। एक और व्यक्तित्व उन्होंने पर्सनालिटी बताई जिसे हम उभयमुखी के नाम से जानते हैं, एम्बिवर्ट, जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही गुण पाए जाते हैं और स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, शेल्डन का शारीरिक आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो बाहरी रूप से व्यक्तित्व दिखता है उसके आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने एंडोमॉर्फ बोला है। जो व्यक्ति गोल मटोल शरीर के होते हैं उनको उन्होंने बताया वो मिलनसार होते हैं, आराम पसंद करते हैं, तो वो एंडोमॉर्फ की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से उन्होंने मेसोमॉर्फ बताया है। मेसोमॉर्फ में उन्होंने मजबूत शरीर यानी कि जो कि मस्कुलरी बॉडी वाले होते हैं, बड़े ही आत्मविश्वासी दिखते हैं और साहसी होते हैं, इस तरीके का व्यक्तित्व मेसोमॉर्फ की श्रेणी में आता है। एक्टोमॉर्फ, जो व्यक्ति दुबले पतले लंबे होते हैं, वो शरीर काय प्राय देखा गया है कि वो शांत होते हैं और संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे शरीर काय को उन्होंने एक्टोमॉर्फ की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार से शेल्डन ने 3 भागों में अपने शारीरिक आधार पर उन्होंने व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तविकतावादी यानी कि रियलिस्टिक, व्यवहारिक, तर्कशील और समस्या समाधान में रुचि रखने वाले व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। इमोशनल, भावनात्मक, संवेदनशील, जल्दी भावुक होने वाले व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। रचनात्मक, कुछ व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कला और नए विचारों में रुचि रखने वाले होते हैं, उनको इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रचनात्मक श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार अगर हम सार रूप में समझे, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे परिवेश, वातावरण, अनुभव और जैविक संरचना यानी कि उसकी बायोमैकेनिकल संरचना।
व्यक्तित्व के ये अलग अलग प्रकार हमें दूसरों को बेहतर समझने और खुद को जानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत अनूठापन यानी कि यूनिकनेस। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, भावनाएं होती हैं और उसको प्रदर्शित करने का क्रिया यानी कि एक्शन जो होता है वो अलग अलग पैटर्न का होता है। नेक्स्ट, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम होते हैं जैसे भौतिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, ये एक साथ काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर हम व्यक्तित्व की एक और विशेषता देखें कि व्यक्तित्व डायनेमिक होता है। समय और अनुभव के साथ व्यक्तित्व बदलता या विकसित होता रहता है। समायोजन क्षमता। हर व्यक्ति की हर परिस्थिति के अनुसार समायोजन यानी कि एडजस्ट करने की क्षमता अलग होती है। आचरण में परिवर्तन कर सकता है जो कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट हम डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं जिसमें सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन की बात करेंगे। फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत व्यक्तित्व की संरचना यानी कि शारीरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके स्वास्थ्य और उसके एनर्जी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक आयाम जिसमें उसकी बुद्धिमत्ता, सोचने का तरीका, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन में इमोशनल डायमेंशन आता है जिसमें व्यक्ति की भावनाएं, रुचि, आत्मनियंत्रण, भावनात्मक संतुलन इत्यादि आता है। नेक्स्ट है सामाजिक आयाम। दूसरों के साथ मेलजोल, नेतृत्व क्षमता, सहयोग और संवाद कौशल इसके अंतर्गत आता है। यह इसके सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक आयाम से सीधा संबंध रखता है। व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन की बात की जाए तो अलग अलग खेलों में इसको हम देख सकते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, आक्रामक या शांत स्वभाव खेल प्रदर्शन में भिन्नता ला सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा आक्रामक होता है, कोई बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और कोई ठीक है अपनी परिस्थिति के अनुसार सीखता रहता है और उसको एडजस्ट करने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है। तो ये कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत आता है। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, दबाव की स्थिति में, स्ट्रेस की स्थिति में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की भावना जो है वो व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन को एक साथ लाती है। यानी कि पर्सनालिटी अलग अलग होती है और अलग अलग स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता खिलाड़ियों में भी अलग अलग होती है। टीम वर्क और एकल प्रदर्शन, सामाजिक आयाम में उत्कृष्ट खिलाड़ी टीम स्पोर्ट्स में बेहतर सामंजस्य दिखा सकता है। यानी कि जब टीम में प्रदर्शन किया जाता है तो स्वभाव में अंतर देखा जा सकता है। और एकल प्रदर्शन यानी कि जब एक का कोई प्रदर्शन होता है, कहीं पे कोई व्यक्ति खुद खेल रहा होता है स्वयं, तो उस जगह उसका जो सामंजस्य है, उसका खेलों के प्रति जो आकर्षण है, उसकी प्रदर्शन क्षमता है वो अलग अलग दिखाई देती है। भावनात्मक नियंत्रण, कभी कभी खेलों में तनाव, गुस्सा, उत्साह ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में नियंत्रण करने की क्षमता यानी कि इन सभी भावों को नियंत्रण करने की क्षमता कर पाने से प्रदर्शन में स्थिरता आती है। तो व्यक्तित्व खेल प्रदर्शन का सीधा सीधा संबंध है। इसे हम और उदाहरणों के माध्यम से समझें तो क्रिकेट में कप्तान को भावनात्मक रूप से संतुलित रहकर टीम के प्रदर्शन का प्रबंधन करना पड़ता है। ऐसे ही अन्य खेलों में कैप्टन को देखा जा सकता है। मुक्केबाजी या कुश्ती जैसे खेलों में एग्रेसिव शैली भी जरूरी हो सकती है, परंतु उसे नियमों के भीतर रहकर नियंत्रित रखना भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कई खेल देखे गए हैं जिसमें एग्रेशन बहुत मायने रखता है, जिसमें थोड़ा बहुत एग्रेशन जरूरी होता है। आगे हम अगर कंक्लूजन की बात करें, इन पूरे टॉपिक को अगर हम सारांश रूप में समझे तो अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अभ्यास, प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण से प्रभावित होती है। अधिगम में पठार स्वाभाविक है यानी कि प्लेटू लेवल स्वाभाविक है। इसे विविध तकनीकों, पर्याप्त विश्राम और कोच से प्रोत्साहन द्वारा दूर किया जा सकता है। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है जो उसके विचारों, व्यवहारों और भावनाओं से निर्धारित होता है। खेलों में व्यक्तित्व के आयाम खेल प्रदर्शन पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। एक खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धात्मक, टीम सहयोग, भावनात्मक संतुलन और मानसिक दृढ़ता, यह सभी उसके खेल प्रदर्शन और आनंद को प्रभावित करते हैं। आगे इसी से संबंधित मैंने कुछ प्रश्नोत्तर दे रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।